वेलकम क्लास 10th केंद्रित के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से स्वागत है आपका। हमारा आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू कल्चरल प्रोसेस। नेशनलिज्म के इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि काश इसका फैसला मेरे ही दिल पर छोड़ दो, किसकी मैं बंदगी करूँ, कौन मेरा खुदा बने। हर राष्ट्रवादी के लिए उसका खुदा, उसका ईश्वर, उसका भगवान, उसका गॉड, उसका देश होता है, उसकी मातृभूमि होती है। लेकिन क्या इतिहास में, भारतीय इतिहास में, क्या पहले से ही ऐसी भावनाएं रही हैं? और अगर राष्ट्रवाद की ऐसी भावनाएं पहले से रही है तो भारत गुलाम कैसे हुआ? इस जिक्र में तो नहीं जाएंगे हम लोग। राष्ट्रवाद की भावनाएं तो रही, शिवाजी के राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, महाराणा प्रताप के राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं हम। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार क्यों होती है? हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों होते हैं? हम कॉलोनाइज्ड क्यों होते हैं? क्या कई रियासतों में बटे भारत में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात नहीं थी? तो इसका उत्तर है कि हाँ, आज़ादी से पहले, आज़ादी के स्ट्रगल से पहले कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जैसी बातें, साझे पहचान जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। हाँ, उससे पहले अगर पास्ट में अब चलते हैं तो जब एथनिसिटी के आधार पर नेशनलिज्म को गढ़ने की तैयारी पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, महाराणा प्रताप सरीखे लीडर या कह सकते हैं देश के हीरो जो कर रहे थे, तो उस राष्ट्रवाद की मैं नहीं बात करता हूँ। वो राष्ट्रवाद तब के राष्ट्रवाद से अलग है। मैं बात करूँगा जो नवीन राष्ट्रवाद का, जो आज़ादी के दौरान जिसकी परिकल्पना की गई, जिसको गढ़ा गया। तो हम गुलाम क्यों हुए, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। एक और बात करेंगे कि क्यों मराठाओं ने एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। कई ऐसे पक्ष थे जो अंग्रेजों के साथ होकर के लड़ रहे थे। तो सबका उत्तर अगर तलाशने की कोशिश हम करते हैं तो उसके मूल में उत्तर यही होता है कि हमारी साझी विरासत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हमारा वो साझा पहचान जो था, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो होती है, वो नहीं थी। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेकिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। उसी कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करेंगे जो आज़ादी के टाइम पे बनाया गया, जो आज़ादी का स्ट्रगल हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, उस दौरान जो नेशनलिज्म का मेकिंग हुआ, इसी पे चर्चा करेंगे। उसी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पे की बात करेंगे, उसी साझे पहचान, साझे विरासत की बात करते हैं। आइए बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे ये पेंटिंग, इसे अवनींद्रनाथ ने बनाया था। भारत माता की ये पेंटिंग देख पाएंगे आप। यहाँ रिवाइवल ऑफ एंशिएंट आर्ट देख पाएंगे। लिटरेचर एंड पोएट्री के थ्रू नेशनलिज्म का मेकिंग है। इंडियन फोक ट्रेडिशन के माध्यम से नेशनलिज्म को, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा देने का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट को आप देख पा रहे हैं। तो आज़ादी के दौरान भारतीयता की परिकल्पना को गढ़ा गया, भारतीय होने की परिकल्पना को साकार करने का काम किया गया। आइए चलते हैं हमारे पहले स्लाइड पे। तो पहला स्लाइड है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ये है क्या? साझा पहचान, साझी पहचान होती क्या है? तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इज द इंटरनल फीलिंग ऑफ वननेस and shared identity among people who may belong to different religion, social group और regions। मतलब किसी कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन के आधार पे जो वननेस हम महसूस करते हैं, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी हम लोग महसूस करते हैं, उसी को हम लोग कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहते हैं, साझा पहचान। जैसे अभी हमारा साझा पहचान, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी साझी पहचान क्या, उनका साझा पहचान क्या है? ये वो कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी के मन में भारतीयता की भावना भरी हुई है। तो यही है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। आगे आते हैं
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू कल्चर। अब कल्चर कैसे माध्यम बना कलेक्टिव आइडेंटिटी को गढ़ने में, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाने में कल्चर का योगदान क्या था, कल्चर कैसे इसमें यूजफुल हुआ, कल्चर का रोल क्या था, इसी को इस स्लाइड में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिज्म डेवलप नॉट ओनली थ्रू द पॉलिटिकल मूवमेंट्स बट ऑल्सो थ्रू अ कल्चरल सिंबल, आर्ट एंड लिटरेचर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं था सिर्फ, ये क्या था, तो ये एक कल्चरल सिंबल था, आर्ट था, लिटरेचर था। मतलब कल्चरल सिंबल के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से जोड़ा गया, हमारे नेशनल हीरोज के माध्यम से जोड़ा गया। हम लोगों ने कई तरह के ऐसे नेशनल हीरो को सेलिब्रेट किया, जैसे शिवाजी का जन्मोत्सव मनाया तिलक के कहने पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं हुई है ना। गणेश उत्सव मनाया गया ताकि हम लोग एक साथ जुड़ करके मोबिलाइज्ड हो सके। बात करते हैं आगे। द नेशन वॉज पर्सोनिफाइड एज भारत माता, मदर इंडिया, टू क्रिएट इमोशनल अटैचमेंट अमंग द पीपल। पहले भारत माता जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रवाद नहीं था या राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं था, लेकिन सीमित अर्थों में था, सीमित क्षेत्रों में था। लेकिन पहली बार अवनींद्रनाथ ने भारत माता की पेंटिंग बनाई और लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भारत माता से जुड़ता है। राष्ट्र को, जैसे फ्रांस में फादरलैंड के रूप में फ्रांस को दिखाया गया था, भारत में माँ के रूप में देश को दिखाया गया, भारत माता के रूप में दिखाया गया। हाइम्स गढ़े गए, पोएम्स गढ़े गए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाएं दिखाई गई। तो पहली बार ये परिकल्पना किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ के द्वारा। उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया भारत माता का। ठीक है। इन 1905 अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता एज calm, spiritual, four-armed mother symbolizing knowledge, prosperity, self-reliance and strength। अवनींद्रनाथ भारत माता की पेंटिंग बनाते हैं। इसमें भारत माता को एक साध्वी के रूप में दिखाया जाता है, काल्म दिखाया जाता है, प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है, आध्यात्मिक दिखाया जाता है, 4 हाथों के साथ 4 आर्म दिखाया जाता है, जो सिंबलाइज करती हैं किसको? नॉलेज को सिंबलाइज करती हैं, प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करती हैं, सेल्फ रिलायंस को सिंबलाइज करती हैं और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती हैं। भारत माता की पहली पेंटिंग वो भारतीयता को समग्रता से प्रस्तुत रिफ्लेक्ट करने की कोशिश थी। इसमें नॉलेज, भारत प्राचीनताओं से ही, प्राचीन समय से ही ज्ञान का केंद्र रहा है, तो इसलिए नॉलेज के केंद्र के रूप में भारत माता को दिखाया जाता है। समृद्धि हमारे देश की एक, क्योंकि दुनिया के 2 देश इतिहास के, जब इतिहास संग्राहियाँ ले रहा था, इतिहास दुनिया का लिखा जा रहा था, तो समृद्ध देशों के इतिहास लिखने के क्रम में अगर किसी 2 देश का नाम पहले आता था तो वो इंडिया और चाइना। बाद में हम कॉलोनाइज हो गए, गरीब हो गए, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के 2 सबसे समृद्ध ऐतिहासिक देशों की बात की जाए तो भारत और चाइना, इंडिया और चाइना था। क्या कारण था कि 5 यूरोपीय कंट्रीज को इंडिया में आना पड़ा? आपस में पहले लड़े, ट्रेड वॉर किया उन्होंने, है ना। तो भारत कभी से, हम भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को इंफीरियर बीइंग समझते हैं, और ये समझने के लिए तो हम लोग इतिहास में चलते हैं तो कई ऐसी बातें मिलेंगी। जैसे हम लोग रुडयार्ड किपलिंग की बात कर लें। रुडयार्ड किपलिंग कहता था कि वो भारत जो है सांपों और मदारियों का देश है। ठीक है, तो वो उनकी विक्षिप्त मानसिकता थी जो भारत को इस रूप में देखते थे। अगर भारत सांपों और मदारियों का देश है तो आप 5 यूरोपीय कंट्रीज क्या करने आए थे? भारत किस काम से आए थे, क्या लेने आए थे? यूरोपीय कंट्रीज का सारा सोना इंडिया में आ गया था, क्योंकि हम लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते थे और मसाले, पर्ल्स वगैरह यहाँ से इंडिगो वगैरह लोग लेकर के जाते थे यूरोपियन लोग, और यूरोप के बाज़ारों में बहुत महंगे बिकते थे। तो ट्रेड के द्वारा इंडिया जो है सिल्क रूट के जरिए ट्रेड होता था, और ट्रेड के ज़रिए इंडिया का जो मतलब ख़जाना है पूरा भर गया था और दुनिया के अमीर देशों में हम शुमार होते थे। बाद की बात अलग है कि हम कॉलोनाइज्ड हो गए। फिर से बात करते हैं कि भारत, इसलिए भारत माता की जो पेंटिंग अवनींद्रनाथ ने बनाई उसमें फोकस किया गया, भारत माता को बियरर ऑफ नॉलेज दिखाया गया, प्रॉस्पेरिटी दिखाया गया, सेल्फ रिलायंस।
ये सेल्फ रिलायंस याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता। भारत पहले बहुत आत्मनिर्भर था, हर मामले में आत्मनिर्भर था। हाँ, मास प्रोडक्शन हम नहीं करते थे, हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन नहीं होता था, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बाय मासेस होता था। हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन का जन्मदाता था, लेकिन गांधी ने उसके विचारों को काटते हुए कहा था कि भारत जैसे बड़े देश में जहां इतना बड़ा मानव संसाधन है, यहां मास प्रोडक्शन के लिए कोई जगह नहीं, यहां प्रोडक्शन बाय मासेस होगा, है ना। तो हर एक घर एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट था। चलिए फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो भारत माता की पेंटिंग बनाया रविंद्रनाथ ने। हिज पेंटिंग रिजेक्टेड वेस्टर्न आर्टिस्टिक स्टाइल एंड प्रॉम्प्टेड इंडियन ट्रेडिशन एज स्वदेशी आइडियल्स, है ना। तो भारत माता की पेंटिंग मैं पहले बता दूं कि जैसे पेंटिंग का स्कूल ऑफ आर्ट होता है, तो अवनींद्रनाथ ने जो पेंटिंग बनाई थी वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से था। किसी भी हमने यूरोप से की जो पेंटिंग स्टाइल थी उसको नहीं लिया, क्योंकि ये पेंटिंग स्वदेशी मूवमेंट से, याद रखिएगा कि ओरिजिन क्या है, भारत माता की जो पहली पेंटिंग बनी उसका ओरिजिन क्या है, ये स्वदेशी मूवमेंट से आया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से आया तो फिर ये विदेशी राग रंग में क्यों आएगा भाई। तो ये भारतीयता की छाप लिए हुए भारत माता की पहली पेंटिंग आती है, जिसमें भारत माता को नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेंथ का वियरर दिखाया जाता है। ठीक है, हिज पेंटिंग रिजेक्टेड वेस्टर्न आर्टिस्टिक स्टाइल, प्रॉम्प्टेड इंडियन ट्रेडिशन एंड स्वदेशी आइडियल्स। ठीक है, लेटर इमेजेस शोड भारत माता with a lion, trident and national flag, making her a symbol of power and authority, resistance। ठीक है, बाद में जो भारत माता को दिखाया गया, क्योंकि पहले जो भारत माता बनी वो साध्वी के रूप में थी, काल्म थी, लेकिन हमारे पास एक उग्र भारत माता की आवश्यकता थी, जो भारतीयों को प्रेरित करे कि हम जो भारतीय हैं वो किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम काल्म नहीं हैं, हम सिर्फ वेदों का देश नहीं है, हम शंख बजाने वाले लोगों का देश नहीं है, ये देश उद्घोष का देश है, क्रांति का देश है, वॉर का देश है। तो आगे जो भारत माता की पेंटिंग बनी उसमें भारत माता, इसमें सिर्फ पहले पेंटिंग में सिर्फ फोकस रखा गया था भारत माता पे, दूसरे पेंटिंग में भारत माता को पावर और अथॉरिटी के रूप में दिखाया गया। उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके बगल में हाथी है, अगले स्लाइड में वो पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, These visual images were printed in the posters circulated widely, helping even literate people understand nationalism। अब नेशनलिज्म पहली फीलिंग थी, पहली भावना थी, तो इसको समझाना था लोगों को कनेक्ट करना था देश से। देश को कैसे कनेक्ट करते, पहले तो जब देश गुलाम हुआ तो लोगों को फर्क नहीं पड़ा। अटल जी ने कहा था कि जब बैटल ऑफ पलासी हो रहा था तो लोग जितने लड़ने वाले से ज्यादा देखने वालों की संख्या थी, देखने वाले लोगों ने अगर एक एक पत्थर उठा करके मार दिया होता तो अंग्रेज वही खत्म हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रीजन क्या था कि पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, सिराजुद्दौला शासन करे या मीर जाफर करे या मीर कासिम करे या कोई ब्रिटिश ताकतें करे, उनके लिए तो सिर्फ शोषक बदल जाते थे, है ना। तो जो डोमेस्टिक रूलर थे वो भी शोषण करते थे, वो भी अत्याचार करते थे, तो आम पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं होता था, है ना। वो नेशन से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए बाद में भारत माता की पेंटिंग के द्वारा लोगों को जोड़ा गया। इन पेंटिंग्स को मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों को बताया गया कि राष्ट्र हमारी माँ है और इस पहचान के लिए हम कुछ भी कर गुजरना चाहिए, हमें कुछ भी कर सकना चाहिए। यही कारण था कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सरीखे लोग जो है फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं उस भारत माता के लिए। तो आगे आते हैं, तो द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब जैसे फ्रांस में हाइम्स और पोएम्स लिखे गए, वंदे मातरम लिखा गया, देश की समृद्धि को इसमें दिखाया गया, देश की एकता और अखंडता को दिखाया गया और माँ के प्रति समर्पण की भावना दिखाई गई। ये राष्ट्र गीत के माध्यम से इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। स्वदेशी मूवमेंट में वंदे मातरम को खूब गाया गया, घूम घूम करके गाया गया। जब प्रभात फेरियां निकलती थी स्वदेशी मूवमेंट में, तो प्रभात फेरी में एक बार आपको बता देना चाहूंगी, प्रभात फेरी सुबह गांधी जी के मतलब हर सुबह लोग अपने घर से झंडे, बैनर, पोस्टर्स वगैरह लेके निकलते थे और नारे लगाते थे, और ये सुबह सुबह काम होता था, उसके बाद लोग ऑफिस वगैरह चले जाते थे, तो इसे प्रभात फेरी कहा जाता है। तो प्रभात फेरियों में वंदे मातरम खूब गाया गया, जैसे फ्रांस में मरसाइल गाया गया था, वैसे ही प्रभात फेरियों में वंदे मातरम खूब गाया गया। और इतना सेलिब्रेटेड सॉन्ग जो है
हमारा राष्ट्रगान नहीं बन पाया, राष्ट्रगीत बन करके रह गया, तो इसका तो मलाल है, लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। It was included in his novel Anand Math in 1882 and described the motherland as divine and beautiful. अब देखिए, ये आनंद मठ जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने आनंद मठ लिखा और आनंद मठ में इस गीत को उन्होंने लिखा था, शामिल किया था। अब इसी गीत के एक हिस्से को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में आंदोलन के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस नोवेल को लिखा गया था 1882 में, ठीक है। तो द सॉन्ग बिकेम पावरफुल स्लोगन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905 एंड यूनाइटेड पीपल इन प्रोटेस्ट एंड पब्लिक मीटिंग्स। अब किसी भी यूनाइटेड प्रोटेस्ट में, पब्लिक प्रोटेस्ट में, किसी भी तरह की जो रिवोल्यूशनरी गैदरिंग होती थी, उस गैदरिंग की शुरुआत पहले वंदे मातरम से होती थी। सोचिए क्या समा रहा होगा, कितना खूबसूरत मौसम रहा होगा, मतलब लोगों के बीच कैसी भावनाएं हो रही होंगी जब सारे लोग मिल करके वंदे मातरम गा रहे होंगे। राष्ट्र भक्ति का जो ज्वार है वो उबल रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। Thus, through the paintings like Bharat Mata and songs like Vande Mataram, Indians developed a strong sense of collective belongingness and national unity. अब आप कह सकते हैं, मतलब इसमें अब कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है कि भारत माता की पेंटिंग ही काफी थी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए भारत माता का पोर्ट्रेट ही काफी था, उस पर वंदे मातरम का हो जाना ये चेरी ऑन द केक था, ठीक है। अब बात करते हैं भारत माता 1905 वर्जन। हम लोग बात दो पेंटिंग बनाई गई थी, एक रविंद्रनाथ ने बनाया था 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। उसकी बात करते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या था भाई? द फिगर इज प्लेस सेंटरली, क्रिएट्स फोकस एंड यूनिटी। ये जो पेंटिंग थी इसमें केंद्र में भारत माता को रखा गया था, बाकी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था। देखने वाले को सिर्फ सबसे पहले भारत माता पर नजर पड़े। बनाने से पहले बनाने वाले ने इसे पेंट करने वाले ने इसे इस तरीके से रखा था कि कोई भी व्यक्ति जब देखे तो वो सिर्फ भारत माता को देखे, वो बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, है ना। तो फोकस पॉइंट सिर्फ भारत माता था। सी स्टैंड्स इन अ वर्टिकल अपराइट पोस्चर, वर्टिकल अपराइट पोस्चर में खड़ी है वो। स्टेबिलिटी एंड डिग्निटी, ये क्या शो करता है? वर्टिकल अपराइट पोस्चर जो है वो क्या शो करता है? तो ये स्टेबिलिटी को, कि भारत एक स्टेबल नेशन है, और ये डिग्निटी, और इंडिया की अपनी डिग्निटी है, सॉवरेंटी, और इस सॉवरेंटी को बाधित करने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। द बैकग्राउंड इज प्लेन एंड मिनिमल, बैकग्राउंड को एकदम प्लेन रखा गया है कि फोकस में फोरग्राउंड रहे, भारत माता रहे, ठीक है। नो डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन फिगर, मैंने इस तरीके से पेंट किया गया है कि आप अगर पिक्चर देख रहे हो तो सिर्फ आप पिक्चर देखिए, फिगर देखिए, भारत माता को देखिए, उसके साइड में कोई चीज नहीं थी, कोई ऑब्जेक्ट अदर देन भारत माता नहीं था, ताकि आप डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाए, भारत माता को ही देखें, उनसे रिलेट कर पाए खुद को, ठीक है। द स्ट्रक्चर फॉलोज सिमेट्री, 4 आर्म्स, सिमेट्रिकल पिक्चर था। अगर आपने मैथ पढ़ा हो, 6th क्लास में मैथ आपने पढ़ा होगा, तो पिक्चर ये जो था सिमेट्रिकल था, समरूपता थी एक तरह की। 4 आर्म्स इवनली बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से चारों भुजाएं जो है ना, वो बैलेंस तरीके से थी। फिजिकल प्रेजेंटेशन की बात हम लोग करते हैं, विजुअल डिजाइन की बात करते हैं पेंटिंग की, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं समझाया गया है, मैंने सोचा कि कुछ बेहतर लेकर के चलता हूँ आपके लिए, तो वही बेहतर आपके सामने है। आप देख पाएंगे कि एनसीईआरटी में इतना डीप इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ड्रैप्ड इन अ सैफ्रॉन कलर्ड साड़ी, भारत माता सैफ्रॉन कलर की क्या इतनी बारीकी से आपने पेंटिंग को देखा है? मेरा दावा है कि आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, कल रात को मैं बहुत जगह हूँ आपके नोट्स के लिए, बहुत सारी तैयारियां की हैं, देखा है, समझा है, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं, स्लाइड प्रिपेयर किया है। तो ड्रैप्ड इन अ सैफ्रॉन साड़ी पहनी हुई है भारत माता, सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन को सिंबलाइज करती हैं। वेयर फुट है, याद रखिएगा, भारत माता वेयर फुट है। आपने देखा, कभी गौर किया? मतलब 10th क्लास के बच्चे और स्टूडेंट और टीचर भी पढ़ाते आ रहे हैं नेशनलिज्म को, क्या उन्होंने गौर किया कि भारत माता वेयर फुट है? वहाँ नंगे पैर भारत माता को, पैर में ना खड़ाऊ है ना जूते हैं भारत माता के,
ये क्या करता है, ह्यूमैनिटी एंड सिंप्लिसिटी को शो करता है। भारत माता को बेयर फुट होना, ये शो क्या किसको करता है, तो ह्यूमैनिटी को शो करता है और सिंप्लिसिटी को शो करता है। भारत एक ह्यूमैनिटेरियन कंट्री है ना, मानवतावाद का पोषक है भारत, और साधारण जीवन कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाली बात, गांधी के जो तत्व थे, तत्व दर्शन जो था, है ना, सिंप्लिसिटी, तो उसको दिखाता हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन काम, भारत माता एकदम शांत है, शांतचित्त है, प्रसन्न मुद्रा में है, कंपैशनेट है, सीरीन है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या है भाई, बॉडी लैंग्वेज जेंटल है, कंपोज्ड है और नॉन एग्रेसिव है। सबसे बड़ी बात है कि भारत माता नॉन एग्रेसिव थी। बाद के आंदोलन में, बाद के दौर में, लेटर रिवोल्यूशनरी पीरियड में क्या होता है कि भारत माता जो है काम दिखाई पड़ती हैं, तो उनसे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि भारत माता को अग्रेसिव होना चाहिए, हम एक लड़ाई लड़ने की कगार पे हैं, एक स्ट्रगल में है, एक संघर्ष में है, और उस संघर्ष में भारत माता को साध्वी के रूप में दिखाते हैं, तो कहीं से ये फ्रूटफुल नहीं होगा, इसलिए दूसरी पेंटिंग बनाई जाती है। आगे चलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक अरेंजमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट का जो सिंबॉलिक अरेंजमेंट था वो कैसा था, the four arms are carefully balanced, each object represents a pillar of the nation, है ना। अब हर बाजू जो है नेशन के एक पिलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोजीशन ऑब्जेक्ट हेल्ड सिंबॉलिक मीनिंग। अब सिंबॉलिक मीनिंग की बात करते हैं। चारों भुजाओं, भारत माता की 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपर राइट की बात करते हैं। ये अपर, ऊपर वाला राइट हाथ जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो ये अपर राइट बुक, अपर राइट में उनके हाथ में एक किताब है जो नॉलेज और एजुकेशन को शो करता है। ये क्या शो करता है, तो नॉलेज और एजुकेशन को शो करता है, ठीक है। बात करते हैं अपर लेफ्ट की, अपर लेफ्ट की बात करते हैं। अपर लेफ्ट सीफ ऑफ पैडी, अब उनके हाथ में अनाज का एक बंडल है ना, वो क्या शो करता है, प्रॉस्पेरिटी एंड एग्रीकल्चर को, भारतीयता को समग्रता से दिखाने का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। मैं तारीफ करना चाहूंगा अवनींद्र नाथ की, और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि मैं आज उनका इमेज डालना भूल गया। ये इस इमेज के हकदार थे कि इनका बैकग्राउंड में उनका इमेज होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। खैर, मैं फिर से माफी चाहूंगा आपसे। तो जितना बेहतर भारत को समझकर भारत माता बनाया था अवनींद्रनाथ ने, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो फैन हूं उनका इस चीज के लिए। तो अब लोअर राइट की बात करते हैं, तो लोअर व्हाइट क्लॉथ स्वदेशी एंड सेल्फ, तो लोअर राइट में क्या था भाई, व्हाइट क्लॉथ, उजला कपड़ा है। ये किस चीज को दिखाता है, स्वदेशी को और सेल्फ रिलायंस को। मैं फिर से एक बार भारत की आत्मनिर्भरता की बात करूंगा। मैं फिर से कभी वक्त रहा तो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की बात करना चाहूँगा। जिस ग्राम स्वराज की मैंने के बारे में मैंने बताया था, गांधी जी की जो परिकल्पना है ग्राम स्वराज की, कि प्राचीन भारत जो है वो अपने आप में हर घर एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट था। छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर ही दूँ इसे, कि हर घर कैसे आत्मनिर्भर था। तो याद रखिएगा कि हमारे घर में सबसे पहले क्या होता था कि लोग फर्नीचर भी बना लेते थे। घर के लोग इतने कुशल होते थे कि खटिया चारपाई वगैरह बना लेते थे। महिलाएं जो है बहुत सारी चीज़ें घर में जो आज आप शॉपिंग मॉल से खरीद के लाते हो, सेवैयाँ लाते हो, बहुत सारी सब्जियां, जो सब्जियों को सुखा करके ये करके बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें घर में बना ली जाती थी। बरसात के लिए जुगाड़ करके रख लिया जाता था, बहुत सारी चीज़ों को पहले से अरेंज करके रख लिया जाता था। एक किसान का अगर घर है, ग्रामीण भारत की मैं बात करूं तो एक बहुत, ये गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत बुक में इसके बारे में लिखा था, ग्राम स्वराज के बारे में लिखा था कि गांव कैसा होना चाहिए भारत का, और उन्होंने जो देखा था वही लिखा था। तो क्या था भाई कि अगर आपका एक घर है तो घर के पिछले हिस्से में आप सब्जियां लगा रहे हैं, अगले हिस्से में आप जानवरों को पाल रहे हैं, घर के आसपास एक फल का पौधा है, तो सारी चीजें आपको घर से ही मिल जा रही है। घर वाले फर्नीचर बना ले रहे हैं, आप सूत काट कर, है ना, वीविंग करके, स्पिनिंग करके आप खादी का कपड़े बना ले रहे हैं, कपड़े बना ही ले रहे हैं आप। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री घर में छोटा, जैसे आज भी अचार बनाते हैं हम लोग घर में, बहुत सारी चीजें लोग घर पे बना लेते हैं। तो हर घर एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी था, ठीक है। कपड़े बना ही ले रहे हैं आप, न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रूट्स वगैरह उगा ही ले रहे हैं घर पे आप, जानवरों पशुपालन वगैरह कर ही ले रहे हैं, ईंधन उससे मिल जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है। तो क्या इससे अलग क्या चाहिए? तो उसी सेल्फ रिलायंट भारत की बात कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस भारत की आत्मनिर्भरता को भारत माता की पेंटिंग में दिखाया गया है, स्वदेशी एंड
सेल्फ रिलायंस, ठीक है। लोअर लेफ्ट में क्या था, रोजरी माला, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, रोजरी माला जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। अब देखते हैं कि कोर मैसेज क्या था। कोर मैसेज की बात करेंगे तो द नेशन इज इमेजिन एज अ मदर गॉडेस। अब अवनींद्रनाथ ने राष्ट्र को, भारत को मां के रूप में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब यहां अवनींद्रनाथ ने कुछ अलग से नहीं किया था। जैसे वेदों में ही एक श्लोक है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। इससे पता चलता है कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को मां मानना, जननी को जन्मभूमि, जननी और जननी को, जन्मभूमि को जननी के इक्विवेलेंट देखना, ठीक है, और इसे स्वर्ग से भी बड़ा बताना। तो ये इस तरह की भावना तो भारत के मूल में ही थी, भारत की आत्मा में ये रची बसी भावना थी, और उसी का एक्सटेंशन था भारत माता की पेंटिंग। हम पूरे तौर पे ये खारिज नहीं कर सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना है एक मध्यांतर में थोड़े देर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वेदों में इसका ट्रेस मिलता है कि हमने भारत को, भारत की भूमि को हमेशा माँ समझा है ना, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ऊपर माना है। तो जो भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ ने बनाई थी वो जस्ट इसी भावना का एक्सटेंशन था, ठीक है। क्रिएटेड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब ये कब बनाया गया, 1950 में जब करजन बंगाल का विभाजन करते हैं तभी इस पेंटिंग को बनाया जाता है, जिसके माध्यम से भारत और भारतीयता को जोड़ने का प्रयास, सफल प्रयास किया जाता है, ठीक है। इनकरेज इमोशनल अटैचमेंट एंड पैट्रियोटिक डिवोशन। और इससे क्या होता है, इमोशनली, भावनात्मक रूप से भारतीय जो है भारत माता से जुड़ते हैं, ठीक है, और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना है ना लोगों में आती है। आगे चलते हैं। सेकेंड पेंटिंग ऑफ भारत माता, भारत माता की जो दूसरी पेंटिंग थी वो क्या थी भाई, मोर पावरफुल, असर्टिव, सी अपीयर्ड स्ट्रॉन्गर एंड मोर कमांडिंग। अब भारत माता को यहाँ कमांडिंग दिखाया गया, सॉवरेन दिखाया गया कि कोई भी बाहरी ताकत जो है हमारे देश में, हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकती है। भारत को, भारत माता को पावर और अथॉरिटी को शो करता हुआ दिखाया गया। होल्डिंग द नेशनल फ्लैग, उनके एक हाथ में नेशनल फ्लैग था, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। नेशनल फ्लैग पॉलिटिकल फ्रीडम को दिखाता है, ठीक है। तो नेशनल, एक हाथ में उनके नेशनल फ्लैग भी था एंड इंडिपेंडेंस को भी शो कर रहा है। अगर आप, आपके हाथ में आपके देश की ध्वजा है उसे आप फ्लर कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग विथ अ लायन, एक शेर भी है उसमें बैकग्राउंड में। द लायन रिप्रेजेंट करेज, स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। ये जो लायन है भारत माता की पेंटिंग में जो लायन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये करेज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मदर एज अ वॉरियर, भारत माता को एक वॉरियर के रूप में दिखाया जाता है। सम इमेजेस शोव्ड हर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। कुछ इमेज में, कुछ पेंटिंग में तो उन्हें रेडी टू फाइट दिखाया जाता है, उनके एक हाथ में त्रिशूल भी है। मैप ऑफ इंडिया इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इंडिया का मैप है, क्लियरली इन लिंकिंग द गॉडेस विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ जो है इंडिया के मैप के अंदर दिखाई दे रहा, दिखाया जा रहा है भारत माता को। इसका मतलब क्या है कि भारत माता, भारत राष्ट्र जो है एक टेरिटरी है, ठीक है। पॉलिटिकल सिंबलिज्म क्या था भाई, यूज्ड इन रैलीज, पोस्टर्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब इसको क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियों में, प्रोटेस्ट में यूज़ किया गया, पोस्टर्स में यूज़ किया गया और राष्ट्रवादी आंदोलनों में इस पेंटिंग को भी बहुधा यूज़ किया गया। पहले वाली पेंटिंग को स्वदेशी आंदोलन में यूज़ किया गया, बाद वाली पेंटिंग को बाकी जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हैं उसमें उपयोग किया गया, ठीक है। इसमें कॉल फॉर सेक्रीफाइस था, इंस्पायर्ड पीपल टू स्ट्रगल एंड इवन सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। इसमें एक कॉल थी, एक अपील था कि देश जो है, मातृभूमि जो है वो माँ के समान है और इस माँ को आज़ाद कराने के लिए आपको अपने प्राणों की आहुति भी देनी चाहिए। तो इसमें हिचकिचाहट नहीं करनी है। और यही कारण था कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो मरने से नहीं डरे, फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। तो इस तरह की भावनाएं, जो एक रोमानीवाद जो भारत में आया, वो इसी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म की देन थी। शिफ्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल टू पॉलिटिकल इमेज। अब वो पहले वाला जो इमेज था वो प्योर स्पिरिचुअल था, सेकेंड वाला जो था वो प्योर पॉलिटिकल था। उसका कुछ उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि आज़ादी के संघर्ष में लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जोड़ना, ठीक है। अर्लियर इमेज वाज काम, स्पिरिचुअल, लेटर वन वाज मोर मिलिटेंट एंड नेशनलिस्टिक।
हम तो नहीं चाहेंगे कि ये शब्द इसमें यूज़, पता नहीं मैंने कैसे रख दिया, या अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट जैसा शब्द जो है, अपने देश की रक्षा करने में मिलिटेंट जैसी कौन सी बात है। इसमें मिलिटेंट को मैं खारिज करता हूँ, शब्द को मैं खारिज करता हूँ। नेशनलिस्ट था वो, बाद का जो इमेज था वो नेशनलिस्ट था, वो नेशनलिस्टिक था, वो राष्ट्रवादिता से भरा हुआ था। ठीक है, हमारी भारत माता नमन करे, यही एग्रेसिव पोज में आप भारत माता को देख, बैकग्राउंड में आप देखिए हाथी है, यहाँ शेर है, रेडी टू अटैक की मुद्रा में है वो। भारत माता जो है वो हाथ में उनका भारत का ध्वज है। ठीक है, फिर कुछ और भी कल्चरल मूवमेंट को आप इधर देख सकते हैं, इंडियन कल्चर को भी देख सकते हैं, अलग देवी देवताओं का भी चित्र है। मतलब दिखाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि भारत का जो मल्टी डायमेंशन कल्चर है इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक, कल के क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।